तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्राध्याय क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है नॉन कॉलेज का। रेगुलर का पेपर हो चुका है, तब नॉन कॉलेज यानी कि प्राइवेट वाले बच्चों का अभी पेपर बाकी है पॉलिटिकल साइंस का। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में हम मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। आप वो रेगुलर वाली क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, बिकॉज दोनों का सिलेबस एकदम सेम है। तो आप ये मत समझिए कि प्राइवेट वालों का सिलेबस अलग होगा तो क्लास अलग रहेगी। नहीं, आप उन क्लासेस को अटेंड कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों की वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं प्राइवेट वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर 2 आपके पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। चलिए फिर मॉडल पेपर की ओर देख लेते हैं एक बार। सिलेबस मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस करा दिया पार्ट 1, पार्ट 2 के अंदर। आप उनको लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अपने सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक 120। देखिए, मैं अभी रेगुलर वालों का जानता हूँ कि 120 है। मुझे कुछ प्राइवेट वालों का कुछ आइडिया नहीं कि उनका शायद 150 नंबर का होना चाहिए, है ना। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि जो आपके प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनका कितने नंबर का होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, है ना। लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न एकदम सेम रहने वाला है और सिलेबस भी एकदम डिट्टो सेम है, तो इसका टेंशन मत लीजिए। अब आपके लिए क्लास शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले MCQs देंगे, 5 MCQs। तो पहला MCQ देखिए, मनु ने राज्य को किसके समान बताया है। देखिए, उन्होंने शरीर, वृक्ष, आत्मा, समान, समाज किसके समान बताया है, कमेंट करके बताइए। देखिए, उन्होंने शरीर के समान बताया है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। कौटिल्य का क्या नाम था दूसरा, चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य तो उन्हें उपाधि दी गई थी एक तरीके से। कोश, दंड, स्वामी, मित्र। तो देखिए, स्वामी, कौटिल्य ने राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग किसे बताया, स्वामी यानी कि राजा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। देखिए, कौन है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है, जल्दी से बताइए कमेंट में। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। अरे ये सुना था कहीं तो, गई सुना था ना। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो देखिए, किसने दिया था धन के निष्कासन का सिद्धांत, नेहरू ने, विवेकानंद जी ने, दादा भाई नौरोजी ने या अंबेडकर जी ने। ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने। रिक्त स्थान की बात करते हैं। 5 MCQs हो गए, फिर 5 रिक्त स्थान आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। स्वामी विवेकानंद ने रिक्त स्थान की स्थापना की, किसकी, रामकृष्ण मिशन की। नेहरू की विदेश नीति पर आधारित है, किसके ऊपर आधारित है, गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। जयप्रकाश नारायण की क्रांति को क्या कहा जाता है, संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के माने जाते हैं क्या, शिल्पकार, यानी कि उन्होंने जो अपने संविधान बना था उसमें अहम भूमिका निभाई थी। संविधान समिति के अंदर बहुत बड़ी भूमिका थी किनकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। फिर बात करेंगे खंड ब। तो खंड ब के अंदर आपके 5 लघुत्मक प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो हम दोनों ही ऑप्शन पे बात करेंगे ताकि आपके आंसर रेडी हो सकें। देखिए, यहाँ पे हमने आपके एक मॉडल पेपर, गैस के पेपर के बारे में बात की है, लेकिन आप चाहते हैं, मैं भी यही चाहूँगा कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। हमने लगभग 3 पार्ट बनाए हैं पॉलिटिकल साइंस के, 1, 2, 3। आप तीनों पार्ट को अटेंड कीजिए। लगभग 2 घंटे के अंदर आप तीनों वीडियोज़ को ले लोगे, है ना। 2 घंटे के अंदर आपकी तीनों वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप 2 घंटे दीजिए अलग से, और पार्ट 1, 2, 3 वो तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पिन कमेंट में मिल जाएंगे। पूरी टॉपिक करा दी गई, यानी सभी यूनिट के सारे मेन टॉपिक उनके अंदर हैं और आसान भाषा के अंदर है। क्या, सरल भाषा के अंदर, आसान भाषा के अंदर है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मनु के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, मनु ने राज्य को शरीर समान माना। इसके 7 अंग हैं, मतलब शरीर को किसके समान माना, राज्य को। तो जो अपने राज्य है और शरीर है वो दोनों एक तरह से सिमिलर है, ये माना उन्होंने। और उसके टुकड़े कितने बताए, 7 टुकड़े बताए, 7 अंग बताए। देखिए, अंग कौन कौन से, स्वामी, अमात्य, पुर यानी पुर का मतलब दुर्ग है, ठीक है, राष्ट्र, कोश, दंड, सुहृद।
तो देखिए, स्वामी नीति निर्देशक और सर्वोच्च अंग। देखिए, स्वामी ही सबसे ऊपर होगा, वही नीति बनाएगा, आपका नेतृत्व करेगा और वही सर्वोच्च अंग है। ठीक है। अमात्य शासन सहयोग और नीति परामर्श का केंद्र है। अमात्य कौन? एक मंत्री। वो क्या करते हैं? सहयोग करेंगे नीति के बनाने के लिए, कोई नियम बनाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए परामर्श देंगे, सजेशंस देंगे। पुर या दुर्ग राज्य की रक्षा और शासन का स्थान है। ठीक है। कोष आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। मतलब कोष मतलब आप समझ रहे हो ना, भंडार, जहाँ पे आपके धन एकत्रित होता है, धन भंडार जिसे कहा जाता है। दंड सेना और अनुशासन का आधार है। दंड जो है सेना और अनुशासन का आधार है। मतलब कि अगर हम किसी को दंड नहीं देंगे तो कोई डरेगा कैसे? वो हर बार गलती करेगा। तो दंड दे करके सब लोगों को, सब जनता को अनुशासित रखा जाता है। ठीक है। सभी अंग परस्पर निर्भर हैं। किस पे? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। किसी एक के कमजोर होने से राज्य अस्थिर हो सकता है। देखिए, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है, सेना कमजोर है तो गड़बड़ हो सकती है, स्वामी कमजोर हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है, कानून गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब कुछ भी आप उसको अव्यवस्थित नहीं कर सकते। सब एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर करते हैं। आप इन नोट्स को एज इट इज यानी सेम टू सेम लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से खुद दोहराइए ताकि आपके दिमाग में सेट हो उसके कि क्या कहना चाह रहा है प्रश्न आपसे। अगला प्रश्न है हमारे, कौटिल्य की परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीति यानी विदेशी नीति की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, कौटिल्य की विदेश नीति व्यवहारिक और अवसरवादी है। व्यवहारिक मतलब सबसे व्यवहार रखता है। अवसरवादी मतलब अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है, मतलब अवसर मिल रहा है कहीं पे कब्जा करने का, विस्तार करने का, तो क्यों ना करें। हाँ, जब हमें अवसर मिल रहा है कि वो सामने वाला कमजोर है तो उसको दबा करके क्यों ना उसका साम्राज्य है वो हासिल कर लिया जाए, विस्तार कर लिया जाए, है ना। और अगर हम पे कोई आक्रमण कर रहा है तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम भी जवाब देंगे। अवसरवादी। 4 उपाय कौन कौन से बताए कौटिल्य ने? कौटिल्य यानी चाणक्य। साम, दाम, दंड, भेद। ठीक है। षड्गुण नीति क्या कहती है? संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय, द्वैधिभाव। इन 6 के बारे में अच्छे से पूरी तरह से हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तो पार्ट 1 को ज़रूर से देख लीजिएगा, पार्ट 2 को भी चेक कीजिएगा। देखिए, 2 घंटे की तो बात है, तीनों क्लास को जल्दी से अटेंड कर लो ताकि आपका कल का पेपर और अच्छे से हो जाए, है ना। चलिए फिर, मंडल सिद्धांत में पड़ोसी शत्रु और उसका पड़ोसी मित्र माना गया। मतलब अगर पाकिस्तान हमारा शत्रु है और पाकिस्तान का पड़ोसी कौन? अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान हमारा मित्र हुआ, है ना। और हमारे अफगानिस्तान के साथ में रिलेशन अच्छे भी हैं, भारत के रिलेशन, अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ? पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा। यही इस सिद्धांत में बताया गया, मंडल सिद्धांत में, कि पड़ोसी शत्रु है और पड़ोसी जो है, मतलब शत्रु का जो पड़ोसी है वो हमारा मित्र है। ठीक है। दूत और गुप्तचर को नीति का आवश्यक अंग बताया गया। मतलब गुप्तचर होना जरूरी है ताकि आपके दूसरे देश में क्या चल रहा है वो पता जाया जा सके, और आंतरिक तौर पे भी पता लगाया जा सके कि भाई हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, जनता के बीच में क्या बातें हो रही है। अवसर मिलने पर शत्रु पर आक्रमण को उचित ठहराया गया है। कौटिल्य ने नैतिकता से अधिक राज्य हित को प्राथमिकता दी, इन राज्य हित को ज़्यादा प्राथमिकता दी। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद। जानते हैं, विवेकानंद का राष्ट्रवाद धर्म और अध्यात्म पर आधारित था। धर्म पे था, फिर अध्यात्म। देखिए, स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे, है ना, हम सभी जानते हैं इस बारे में। उनका संदेश था, उठो, जागो, अपने देश को पहचानो, है ना। स्वतंत्रता को उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक मुक्ति से जोड़ा। मतलब उन्होंने ये समझा और बताया सबको कि भाई हमें शारीरिक रूप से स्वतंत्र होना है, मानसिक रूप से स्वतंत्र होना। मानसिक रूप से कैसे? इतने जंजालों में हम जो फंसे हुए हैं, इतने टाइम की हमें टेंशन है, वो करना है, ये करना है, नहीं, हमें स्वतंत्र होना है मानसिक रूप से। आत्मा की मुक्ति, यही स्वतंत्रता है ना। उन्होंने संगठन, आत्मबल और निर्भीकता पर जोर दिया। संगठन पे, आत्मबल पर। समाज में असमानता और जातिवाद का विरोध किया। ये तो लगभग आप एक काम कीजिए, हर एक के अंदर अगर पूछे ना योगदान बताओ तो वहाँ लिख दीजिएगा।
असमानता और जातिवाद का विरोध लगभग सब कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा आपको वहाँ बनाना पड़ता है। जब बात करता हूँ मैं किसी पॉइंट के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो देखिए हमें पूरी लाइन एज इट इज़ याद नहीं होती, हम तो सिर्फ टॉपिक को समझते हैं। ऐसा ही होता है, हम टॉपिक को समझ जाते हैं, फिर वहाँ पर अपनी भाषा में लिखते हैं। तो वही आपको करना है, टॉपिक को समझना है कि क्या कहना चाहता है, फिर तो आप वहाँ अपनी भाषा को यूज़ कर ही सकते हो। वैसे देखिए सभी बड़े होशियार होते हैं, भाषा लिखने को कहा जाए ना कि हाँ एक लाइन बता दो, फिर तो पूरा पैराग्राफ लिख दूंगा, पूरा पेज भर दूंगा। तो वही हमें पॉइंट समझना है कि क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछा गया है। शिक्षा को आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा का माध्यम माना कि भाई राष्ट्र सेवा तभी होगी जब शिक्षा फैलेगी, तभी तो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, राष्ट्र के लिए काम कर पाएंगे और आगे कहते हैं ना विकसित हो पाएंगे, वरना वही पुरानी चीज़ें चलती रहेगी। उन्होंने विश्व बंधुत्व और धार्मिक सहिष्णुता की भावना दी। विश्व बंधुत्व का मतलब क्या है? मतलब जो अन्य देश हैं उनके साथ भी हमारी जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, है ना। और धार्मिक सहिष्णुता, तो देखिए धार्मिक सहिष्णुता से उनका मतलब है कि अध्यात्म की ओर चलो। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अपना ऑप्शन में आपको क्या मिल सकता है? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती की धार्मिक विचार। तो देखिए दयानंद ने वेदों को सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत माना। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और कर्म कांडों का विरोध किया। मतलब उन्होंने वेद बहुत सही समझे कि भाई वेद जो है वो एकदम सही है, वेदों के अंदर जो बताया गया है वो एकदम उचित है, लेकिन जो आपके आप धार्मिक तौर पर अंधविश्वास फैला रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो, वो उन्हें सही नहीं लगता था। ठीक है, धर्म को तर्क और नैतिकता पर आधारित बताया। मतलब धर्म तो मानते थे लेकिन उसके अंदर भी तर्क यूज करते थे कि अगर तर्क बैठ रहा है तो ठीक है, सही है, और तभी नैतिकता मतलब सही होना चाहिए उनके हिसाब से। वो लगता है कि अगर धर्म में कोई बात हो रही है तो वो चेक करते थे कि अच्छा सही है क्या, पहले सही है तो ठीक है, वरना वो उसको मानते ही नहीं थे। वेदों की ओर लौटो और उनका प्रमुख संदेश था। मतलब वेदों की ओर लौटो, वो उनका भाई क्या बताया उन्होंने कि वेद ही सर्वोच्च है और वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो उनका एक नारा था, एक तरह से संदेश था कि वेदों की ओर लौटो। शुद्धि आंदोलन द्वारा वैदिक पुनरुत्थान का प्रयास किया गया। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया ताकि वैदिक पुनरुत्थान यानी जो वेदों की ओर से लोग छूट रहे थे उन्हें वापस से वेद पढ़ाए जाए, उनकी शिक्षा दी जाए। ठीक है, मानवता, समानता और नारी सम्मान पर बल दिया। मैंने आपको बताया ना, वो आप लाइन हर जगह लगा सकते हो, हर आंसर के अंदर डाल दो चाहे, जब भी किसी के योगदान के बारे में पूछा जाए तब। धर्म को समाज सुधार और नैतिक जीवन से जोड़ा गया। ठीक है, मतलब धर्म भी अगर यूज कर रहे हैं तो समाज सुधार के लिए यूज कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न क्या था आपके? दादा भाई नौरोजी के अफवाह सिद्धांत, यानी कि जो आपके ड्रेन वाला उन्होंने सिस्टम बताया था वो क्या कहता है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति की आलोचना की। जो उनकी पॉलिसीज थी किसको लेके, इकोनॉमिकल लेवल पे आर्थिक नीतियां थी, वो उसको आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ होते हैं, उसकी वो कहते हैं ना गलतियां निकाल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि भारत की आय का बड़ा भाग ब्रिटेन चला जाता है। अच्छा, ब्रिटेन क्यों जाता है? कि ब्रिटेन ने उस वक्त हम पर कब्जा कर रखा था। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था? भारत था। ठीक है, इस प्रक्रिया को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया, यानी कि अफवाह का सिद्धांत कहा गया। कारण ऊंचा वेतन मतलब देखिए यहाँ पे जो ब्रिटेन लोगों की ब्रिटेन से जो भी यहाँ पे आए हुए थे कब्जा करने, वो यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, तो उनको सैलरी कौन पे करता? भारत का इनकम, जो भारत की इनकम हुआ करती थी, भारत की जो कहते हैं यहाँ से जो रुपए होता थे वही रुपए इनको दिए जाते हैं। यहाँ मतलब भारत से कलेक्ट करते थे ना, टैक्स कलेक्ट करते थे, उन्हीं से ये उनको रुपए दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। किनको सैलरी दे रहे हैं? ब्रिटेन के जो अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं उनको। तो ऊंचा वेतन। कर नीति, भाई टैक्स तो सबसे ले रहे हैं, लगान वसूल कर रहे हैं। सेना खर्च, तो भाई सेना पे खर्च होता है, उनकी सेना तो अलग है ही, ब्रिटेन की सेना, उनका खर्च दे रहे हैं। फिर हमारी जो सेना है जो कि उनके लिए काम कर रही है, उनका भी खर्च। विदेशी व्यापार, तो देखिए वो वहाँ से सामान लेकर के आते, कच्चा माल, और यहाँ आकर के बेचते। ठीक है, दूसरा यहाँ से सामान लेकर के वहाँ चले जाते, मसाले वगैरह लेके वहाँ चले जाते। इसका परिणाम क्या था? गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, परिणाम सीधी सी बात है, जब
हमारे यहाँ के लोगों को फ़ायदा ही नहीं होगा, तो गरीबी आएगी, बेरोजगारी आएगी, आर्थिक रूप से हम पिछड़ जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस में आर्थिक सुधारों की मांग की। यह सिद्धांत भारतीय राष्ट्रवाद का आर्थिक आधार बना। अच्छा, कांग्रेस में बात की तो कांग्रेस यहाँ की बात नहीं हो रही, आपने ब्रिटिश कांग्रेस की बात हो रही, वहां पर मांग की। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने लोकमान्य तिलक के बारे में। तो लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवाद को बताइए। तो देखिए, राष्ट्रवाद क्या था उनका? भावना प्लस संस्कृति, जन जागरण पर आधारित। तो देखिए, राष्ट्रवाद की भावना लेकर चलना, संस्कृति अपने पुराने कल्चर को लेकर चलना, जन जागरण पर आधारित मतलब जनता को इसमें आगे रखा, ताकि जनता इसमें आगे आएगी तभी तो दबाव बनेगा, तभी तो राष्ट्र भाव की भावना है सब में आएगी। अच्छा, राष्ट्रवाद की भावना क्या है? राष्ट्रवाद की भावना ये कहती है कि अपने ही राष्ट्र को, जैसे भारत की बात माने तो भारत को ही सबसे ऊंचा मानना और भारत के लिए ही काम करना, ये राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका? स्वराज्य, यानी कि अपना राज्य शुरू करना। ठीक है, जो अपने ऊपर कब्जा हो रखा है, उपनिवेश बन रखे हैं हम ब्रिटेन के, उससे हटाना, स्वराज्य बनना। राजनीतिक प्लस आत्मिक स्वतंत्रता मिलना। साधन क्या है? स्वदेशी अपनाओ, मतलब बहिष्कार करो कि इनका विदेशी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो जो माल बेचे उनको खरीदो ही मत, बहिष्कार करो उनका। तो स्वदेशी अपनाओ, बहिष्कार करो। राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाओ। ठीक है, प्रतीकवाद मतलब हर तरफ शिक्षा फैलाओ ताकि सब एजुकेट हों और ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ सकें। प्रतीकवाद क्या था? गणपति व शिवाजी उत्सव में जन एकता। तो देखिए, जब कोई उत्सव होता है तो वहाँ पे भीड़ तो होनी है, तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, अवसर मिला कि जब लोग इकट्ठे हो ही रहे शिवाजी उत्सव के लिए, गणपति उत्सव के लिए, तो उस दौरान हम इनमें जन चेतना फैलाएंगे, लोगों को राष्ट्रवाद की भावना उस दौरान हम देंगे, तो हमें अलग से इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? धर्म समाज जागरण का साधन है, संकीर्णता नहीं है। ठीक है, जनता राजनीति का केंद्र है, निष्क्रियता का अंत हो गया, यानी पहले जनता जो है राजनीति तौर पे शामिल नहीं हो रही थी। ठीक है, राजनीति चल रही है तो उसको बस चलने दे रही है, उससे संतुष्ट नहीं है, फिर भी आगे नहीं आ रही थी। लेकिन अब जनता आगे आकर के राजनीति के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, पॉलिटिक्स के अंदर भाग ले रही थी। दृष्टिकोण उग्र पर व्यवहारिक, किसका दृष्टिकोण? लोकमान्य तिलक का। संगठन व आत्मबल पर बल दिया उन्होंने, उनका जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है उसकी बात हो रही है। फिर आपके क्वेश्चन आएगा अगला, आ सकता है, गैस पेपर है ये। ठीक है, आप वैसे मैंने आपको बता दिया, पार्ट 1, 2, 3 आपके अवेलेबल हैं, उनको चेक कीजिए। वहाँ पे देखिए 2 घंटे की क्लास है यार, जस्ट देख लो फटाफट से, है ना, चाहे तो फास्ट करके देख लेना। गांधी की राज्य संबंधी अवधारणा, देखो होता क्या है कि हमें कई बार याद नहीं होता, तो होगा भी कहाँ से, कल एग्जाम है, लेकिन वो बात अगर दिमाग में सेट हो जाए, अटक जाए, तो कल आपके एग्जाम में वो एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा रहेगा यार, सीधी सी बात है। और अभी मैथन क्लास है तो इतना आपको डीपली हम बता भी नहीं रहे, तो अगले साल अगले सेमेस्टर में आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे, ताकि हर टॉपिक को अलग से एक क्लास दें, ताकि आप अगली बार जब सेमेस्टर का एग्जाम दें तो आपको मैथन क्लास पे पूरा निर्भर ना होना पड़े, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी पहले से रेडी रहे। ठीक है, चलिए, गांधी की राज्य संबंधी अवधारणा, यानी कि राम राज्य बनाना चाहते थे, वो क्या कहती है अवधारणा? राम राज्य का मतलब क्या हुआ? नैतिक राज्य, जहाँ सत्ता जनसेवा का साधन हो, मतलब जो सरकार है, सत्ता बैठी है, वो सिर्फ सेवा करने के लिए बैठी हो। किसकी सेवा करने के लिए? जनता की सेवा करने के लिए। राज्य क्या कहता है? सीमित शक्ति हो राज्य के पास, अधिनायकवाद का विरोध हो, यानी कोई प्रोटैगनिस्ट जिसे कहते हैं नायक, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा शक्ति हो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। ये राम राज्य कहता है गांधी जी का राम राज्य। ग्राम स्वराज्य, पंचायती स्वशासी व जनता आधारित, यानी कि जो पंचायत है उन पे उन्हीं का राज चलना चाहिए और जनता का उस पर पूरा अधिकार होना चाहिए। आर्थिक ढांचा, तो कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दो। ठीक है, जो कच्चा माल बना रहे हैं, जैसे कि सूत काटना है, सूती वस्त्र है, और मसाले का उद्योग है, इनको छोटे छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को जो गाँव के अंदर बन रहे हैं, उनको बढ़ावा दी जाए, जिससे कि उनकी आत्मनिर्भरता बनेगी, गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा, उन्हें कहीं और किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं नीति की। तो देखिए, श्रम, शिक्षा, मद्य निषेध व नैतिकता। मद्य निषेध यानी कि शराब, उसका निषेध करना, उसे मना करना। राज्यतंत्र, पुलिस व आपके न्याय सेवा प्रधान नियंत्रित है। ठीक है, लक्ष्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज का कल्याण,
ये किसने बताया? गांधी जी का रामराज जी ने बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से उनको एक बार पढ़ लीजिए, है ना। एग्जाम से जस्ट पहले सुबह 6 बजे एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी अगर देख लोगे ना तो आपको बड़े हेल्पफुल होगी, पॉइंट्स तो याद रहेंगे कम से कम। नेहरू की गुट निरपेक्षता, देखिए मैं नेहरू की गुट निरपेक्षता क्या कहती है, उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है। शीत युद्ध का मतलब क्या था? शीत युद्ध ये था कि जो अपनी दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ रूस, पूंजीवादी और अपने साम्यवादी, ये अपनी अपनी विचारधाराओं के ग्रुप बना रखे थे उन्होंने। और इस ग्रुप में कभी कोई शामिल होता, कभी कोई शामिल होता, यानी अमेरिका के साथ कभी कोई आ जाता, चाइना के साथ वही, रूस के साथ कभी कोई आ जाता। तो भारत इन दोनों ही ग्रुप के अंदर नहीं जाना चाहता था, ठीक है। ये चाहता था कि ना अमेरिका की तरफ बोलूं, ना रूस की तरफ बोलूं, और ना ही इनके खिलाफ बोलूं, क्योंकि अगर किसी एक से भी दुश्मनी मिली, दुश्मनी बड़ी भारी पड़ सकती है ना। दोस्ती तो मिलेगी लेकिन सामने वाला जो दुश्मनी कर लेगा वो बड़ी बड़ी भारी पड़ेगी। एक्चुअली में थोड़ा सा टंग स्लिप हो रहा है ना। तो देखिए जो दुश्मनी है वो ये किसी से नहीं चाहता था, तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों के बीच में रहे, ना हाँ बोली ना ना बोली, ठीक है। इसे कहते हैं तटस्थता का नियम कहा जाता है इसे। और इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, गुट निरपेक्ष, और यही कहलाती गुट निरपेक्षता की नीति। तो देखिए क्या है, नेहरू का उद्देश्य था स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति, ठीक है। कौन सी विदेश नीति? संतुलित रूप से, ना हाँ बोलना ना हाँ ना बोलना, किसी की तरफ भी सपोर्ट नहीं करना। भारत किसी भी शक्ति गुट, अमेरिका या सोवियत संघ से जुड़ना नहीं चाहता था और ना ही जुड़ा। पंचशील सिद्धांत पर आधारित हुआ भारत का जो ग्रुप बना, सोवियत संघ वाला, सॉरी गुट निरपेक्ष वाला, जिसके अंदर अफ्रीका भी शामिल था। ये पंचशील सिद्धांतों पर आधारित था। कौन कौन से सिद्धांत थे उसमें? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, न्याय और ऐसे और भी सिद्धांत थे। दोनों गुटों से सहयोग लेकर विकास पर ध्यान दिया, मतलब दोनों से ही थोड़ा थोड़ा सहयोग ले रहे हैं। अमेरिका की तरफ कुछ खिलाफ नहीं बोला तो अमेरिका हेल्प कर रहा है, रूस के खिलाफ भी नहीं बोला तो थोड़ी थोड़ी रूस भी हेल्प कर रहा है, और इससे हमने अपना विकास किया। तीसरी दुनिया के देशों में नेतृत्व स्थापित किया। तीसरी दुनिया मतलब देखिए दो दुनिया तो बने रखी है, एक पूंजीवादी एक साम्यवादी, लेकिन यहाँ पे गुट निरपेक्ष दुनिया और बन रही थी, जिसमें अफ्रीका भी साथ में आ गया और छोटे छोटे देश भी शामिल हो गए। नीति सक्रिय तटस्थता की थी, मतलब हम हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे। निष्क्रियता नहीं थी। निष्क्रियता का मतलब क्या है? मतलब हाँ ना नहीं बोल रहे, मतलब कुछ ही नहीं बोल रहे। अरे हाँ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि भाई ऐसा हो सकता था, मतलब हम अपने भी बात रख रहे हैं, ना हाँ बोली ना बोली, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बात रख रहे हैं। ये होता है तटस्थता, निष्क्रियता नहीं थी। आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसको एज इट इज वहाँ पे लिख देना, ठीक है। इसको याद कर लो, अपने दिमाग में सेट कर लो। और बाकी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे एज ए मॉडल पेपर समझा है। आपको अगर थोड़ी सरल भाषा में यही प्रश्न समझना है तो पार्ट को चेक कीजिए, पार्ट 1, 2, 3 के अंदर आराम से शांति से। तभी मैंने वहाँ पे थोड़ा टाइम लेके 2 घंटे की क्लास तभी तो ली है, उस 2 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट है। अच्छा एक क्लास 2 घंटे की नहीं है, तीनों क्लास 2 घंटे की है, फटाफट से देख लो, इतनी छोटी सी तो क्लास है यार। देखिए जयप्रकाश नारायण, तो देखिए संपूर्ण क्रांति का अर्थ क्या था? जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सुधार शामिल थे। मतलब जयप्रकाश नारायण क्या चाहते थे? संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति में नाम में बता रखा है संपूर्ण, यानी हर क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर। क्रांति अहिंसक थी, यानी हथियार नहीं उठाएंगे, शांति से लड़ेंगे। जनता आधारित थी, मतलब जनता को मुख्य केंद्र रखा गया है। सत्ता और अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण आवश्यक बताया, मतलब सत्ता और जो इकोनॉमी है, सरकार और इकोनॉमी है, उनका विकेंद्रीकरण यानी इनका अलग होना आवश्यक है, ऐसा उनका कहा था। ग्राम आधारित स्वशासन पर बल दिया, मतलब आपको पता है ना गाँव पर ज़्यादा फोकस था। कुटीर उद्योग बढ़ाओ, गाँव को आत्मनिर्भर बनाओ। नैतिकता, सत्य और सेवा को क्रांति का आधार माना गया। गांधीवादी विचारों को आधुनिक रूप से प्रस्तुत किया। वो गांधी जी वाले ही विचार हैं इनके, किनके? जयप्रकाश नारायण वाले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक विचार देखते हैं, तो देखिए अंबेडकर की जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। मतलब जो वर्ण व्यवस्था बैठी हुई थी, जाति व्यवस्था बैठी थी, उसका विरोध कौन करते हैं? अंबेडकर जी करते हैं। समानता और सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की नींव माना गया। शिक्षा, संगठन और संघर्ष को दलित उत्थान के साधन बताया, यानी जो पिछड़ा वर्ग है उस टाइम का,
उनको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा और संगठन का उन्होंने सपोर्ट देने की कोशिश की, उन्हें साधन बताया कि वो अगर शिक्षा को अपनाएंगे तो वो पिछड़े हुए आगे आएंगे, उन्हें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। संविधान में मौलिक अधिकार और न्याय की व्यवस्था की, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया, राज्य को कल्याणकारी और उत्तरदायी भूमिका दी, धर्म परिवर्तन द्वारा सामाजिक समानता की खोज की। खंड से यानी कि आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, 5 में से 3 करने हैं आपको, है ना। कौन कौन से प्रश्न मैं आपको एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, मनु और कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की तुलना, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की तुलना, लोकमान्य तिलक और दादा भाई नौरोजी की आर्थिक राजनीतिक तुलना, गांधी और नेहरू के विचारों की तुलना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयप्रकाश नारायण विचारों की तुलना। अच्छा, हम यहाँ पे तुलना की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखिए, इससे पहले आपका रेगुलर का पेपर हो चुका है, उसमें एक भी तुलनात्मक प्रश्न पूछा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तुलनात्मक प्रश्न आने की चांसेस हैं, तो कोई भी एक तुलनात्मक प्रश्न आ जाएगा, या फिर देखिए मनु और कौटिल्य के बीच का पूछ सकता है, गांधी और नेहरू के बीच के पूछ सकता है। अगर तुलनात्मक प्रश्न नहीं भी आता है तो देखिए, हमने मनु की बात कर ली अलग से, कौटिल्य की बात कर ली, अगर मनु के बारे में पूछता है तो मनु के बारे में लिख दो, कौटिल्य के बारे में पूछता है तो कौटिल्य के बारे में लिख दो, और दोनों के बीच की तुलना पूछता है तो भी आपको मैं डायरेक्ट बता ही दूंगा। तो पार्ट्स को चेक कीजिए, पुराने पार्ट्स के अंदर हमने बाकी निबंधात्मक प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिया। पार्ट 3 के अंदर आपके निबंधात्मक प्रश्न हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, मनु और कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की तुलना। तो देखिए, मनु धार्मिक नैतिक की दृष्टि रखने वाले थे, कौटिल्य व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टि रखने वाले थे। मतलब दृष्टि इनकी देख ली किस प्रकार की विचारधारा इनकी, एक की है धार्मिक तौर पर, एक है की है राजनीतिक तौर पर। मनु ने राज्य को धर्म के अधीन बताया, किसके अधीन, धर्म के अधीन, और कौटिल्य ने शक्ति पर आधारित बताया, यानी शक्ति, पावर। मनु का राजा धर्म पालक था, यानी धर्म की पालना ज्यादा करता है, लेकिन कौटिल्य का राजा नीति निर्देशक और यथार्थवादी था, यानी नियमों में से चलने वाला। मनु का दंड सामाजिक सुधार हेतु था, मतलब अगर वो उन्होंने दंड नीति बनाई तो समाज के सुधार के लिए बनाई, और कौटिल्य का दंड शासन और सुरक्षा हेतु था, मतलब अनुशासन में रखने के लिए था सबको, कि ताकि कोई बदमाशी ना करे, ठीक है। मनु की नीति नैतिकता प्रधान थी, कौटिल्य की नीति परिणाम प्रधान थी। दोनों में प्रशासनिक दक्षता और लोक कल्याण की समान स्वीकृति थी, मतलब समान एक कह सकते हैं प्रशासन, जो ये जिस प्रकार से आपके शासन को चला रहे थे, नियम बना रहे थे, नीतियां बना रहे थे, वो दोनों ही उस चीज में कुशल थे, अग्रणी थे, ठीक है। इनका दोनों का अहम महत्व था अपने अपने तौर पर। मनु आदर्शवादी और कौटिल्य यथार्थवादी, इसको भी ध्यान रखिएगा। मनु आदर्शवादी, कौटिल्य यथार्थवादी। यथार्थवादी मतलब नियमों से चलने वाला, मनु आदर्शवादी मतलब आदर्श, धर्म को इम्पोर्टेंस दिया है। दोनों भारतीय राजनीति के स्तंभ हैं। मनु ने नैतिक राज्य की कल्पना की, कौटिल्य ने उसे व्यवहारिक बनाया। आगे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद की राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए, दोनों ने भारतीयता को आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा। दयानंद का राष्ट्रवाद वैदिक पुनरुत्थान था, विवेकानंद का मानवता आधारित था। दयानंद ने धर्म सुधार से राष्ट्रीय चेतना जगाई, कैसे धर्म को सुधार किया, भाई धर्म में जो कुरीतियाँ थी, जैसे कि आपके बताया मैंने कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, शिक्षा से रिलेटेड कुछ कमियां थी, कर्म कांड वगैरह थे, तो इनको वो नहीं मानते थे। कौन, दयानंद सरस्वती जी, जैसे कि वो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते थे, तो वो उन्होंने सुधार चाहते थे, राष्ट्रीय चेतना जगाई। विवेकानंद जी ने क्या, युवा शक्ति को जगाया, यानी यूथ को प्रमोट किया, उनको सपोर्ट किया कि जो हमारी यूथ है वही अगर आगे बढ़ेगी तो नया भारत आएगा, विकसित भारत आएगा। दयानंद का उद्देश्य सामाजिक एकता और विवेकानंद का आत्मबल व विश्व बंधुत्व। दयानंद ने वेदों का आधार बनाया और विवेकानंद ने वेदांत को जीवन दर्शन बताया। दोनों ने स्वराज्य को नैतिक जिम्मेदारी माना, न कि सत्ता की चाह रखी, मतलब उन्होंने स्वराज्य भारत को ही ऊपर रखा, सबसे ऊपर, वही उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वही उनका सबसे पहला कर्तव्य है। दोनों के विचारों ने आधुनिक राष्ट्रवाद की बौद्धिक नींव रखी।
दोनों संतों ने धर्म के माध्यम से राष्ट्र को जागृत किया, एक ने परंपरा से तो दूसरे ने आधुनिकता से। लोकमान्य तिलक और दादा भाई नौरोजी की आर्थिक राजनीतिक विचारों की तुलना। देखिए, नौरोजी आर्थिक राष्ट्रवाद रखते हैं और तिलक भावनात्मक राजनीतिक राष्ट्रवाद रखते हैं। नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी यानी कि आपके जो बताया ना आर्थिक तौर पर जो आया था सिद्धांत, उसको बताया था, उसका शोषण बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटेन हम पर शोषण कर रहा है आर्थिक तौर पर। तिलक ने स्वराज्य को राजनीतिक आध्यात्मिक अधिकार बताया, मतलब हमारा अधिकार क्या है, स्वतंत्रता है। नौरोजी का तरीका संवैधानिक, तिलक का तरीका जन आंदोलन। ठीक है, नौरोजी सुधार कैसे चाहते थे, मुखी तौर पर। तिलक संघर्ष कैसे चाहते थे, मुखी तौर पर। मतलब सुधार मुखी है तो तिलक संघर्ष का मुखी है, मतलब सुधार चाहता है नौरोजी और तिलक कौन क्या चाहते हैं, संघर्ष चाहते हैं। दोनों लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर निर्भर करते हैं। दोनों ने राजनीति को आर्थिक न्याय से जोड़ा। किन्होंने, नौरोजी जी ने और तिलक जी ने। राष्ट्र को आर्थिक तर्क दिया और भावनात्मक शक्ति दी। गांधी जी और नेहरू जी के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए, गांधी जी नैतिक आध्यात्मिक मार्ग बताते हैं, नेहरू जी वैज्ञानिक आधुनिक दृष्टि बताते हैं। गांधी का आदर्श ग्राम स्वराज्य वाला और नेहरू का लक्ष्य औद्योगिक विकास वाला। गांधी जी के साधनों की पवित्रता पर बल दिया गया और नेहरू जी ने परिणामों की उपयोगिता को देखी, मतलब क्या परिणाम आएगा, उससे हमें क्या फायदा होगा, उसको देखा। गांधी का समाज नैतिक समाजतावादी वाला था, नेहरू का समाज समाजवादी और लोकतांत्रिक था। लोकतांत्रिक आप जानते हैं, जनता का जो शासन होता है, जनता के जो हित में होता है। दोनों ने अहिंसा और मानवता को स्वीकार किया, मतलब दोनों ही अहिंसक तौर पर विचारधारा रखते थे। नेहरू ने गांधी के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया। दोनों ने मिलकर आधुनिक भारत की वैचारिक नींव रखी। गांधी ने आत्मा दी तो नेहरू ने ढांचा बनाया। दोनों मिलकर भारत की राजनीतिक आत्मा बनी। इसमें और भी अन्य मुख्य रोल तो और कई क्रांतिवीरों का ही था। ये राजनीतिक तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, तो क्रांतिकारियों ने अपनी लड़ाई लड़ करके अपने अपने रोल निभाए, महत्वपूर्ण हिस्सा दिया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयप्रकाश नारायण के विचारों की तुलना। तो देखिए, अंबेडकर जी सामाजिक न्याय और संरचनात्मक सुधार लाना चाहते हैं। जयप्रकाश जी संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन यानी संपूर्ण क्रांति लाना चाहते हैं। अंबेडकर ने संविधान व विधिक उपायों पर भरोसा किया, मतलब जो वो संविधान बना रहे थे वो उस पर इतना भरोसा रखते थे कि लोग संविधान के अनुसार चलेंगे और संविधान को इतना अच्छा से बनाया जा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज़ होगा ही नहीं। अगर सब संविधान के अनुसार चलते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। जो वो समाज का सुधार लाना चाहते थे वो संविधान के मात्र ही हो जाएगा, वो इतना भरोसा रखते थे। लेकिन जयप्रकाश जी ने जनता को आधार बनाया और अहिंसक क्रांति का आह्वान कर दिया। वो चाहते थे कि जनता कुछ करे। कौन? जयप्रकाश जी। अंबेडकर ने जाति विरोधी शिक्षा व आरक्षण का समर्थन किया। जयप्रकाश ने सत्ता विरोधी आंदोलन से नैतिक राजनीति मांगी। दोनों ने लोकतंत्र को जनता की भागीदारी से जोड़कर देखा और अंबेडकर ने समानता की नींव रखी तो जयप्रकाश ने उसे जनशक्ति का रूप दिया। दोनों सुधारक भारत के लोकतंत्र को नैतिकता और समानता से मजबूत बनाना चाहते हैं थे। ये आपके टोटल हमने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया। एमसीक्यूज आ गए, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए और आपके लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न आ चुके हैं। अब देखिए, पार्ट 1 के अंदर हमने एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में अच्छे से डीपली बात की है। पार्ट 2 में लघुरात्मक प्रश्न के बारे में, पार्ट 3 में निबंधात्मक प्रश्न। तीनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। पिन कमेंट पहले चेक कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। तो देखिए, पिछले दौरान में जितने भी पेपर्स आए हैं मैंने आपके पेपर चेक किए हैं। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, आगे प्रूफ वीडियो भी कभी लाऊंगा मैं, कि किस प्रकार से हमारे जो हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी रहा है, वो टॉपिक आ रहा है और टॉपिक को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया वीडियो में। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई है कि वीडियो को पॉज कर दो, उसको आराम से देखो और खुद से पढ़ो, तब आपको समझ आ सकता है। और तब भी समझ में नहीं आ रहा तो एक और आइडिया है, आप वीडियो को जो आपका म्यूट है म्यूट कर दो, आवाज़ एकदम बंद कर दो और वीडियो को चलने दो। उससे क्या होगा, आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए आएंगे, उसको खुद से पढ़ो
उसको जब खुद से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा कह क्या रहा है, और हमने इस पॉइंट्स को लिखा ही ऐसे है कि आपको वो फ्लो में समझ में आए। हम जो अलग अलग छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें थी उनको हटा दिया, जो सब काम की बात है वो बताइए, क्योंकि भाषा आप बना सकते हो, पूरा पैराग्राफ बना सकते हो अगर आपको एक टॉपिक याद हो तो आप टॉपिक को समझो ताकि आसानी से उत्तर लिख सको। आने वाले टाइम में आपके लिए रेगुलर क्लासेस भी आएंगी अगले सेमेस्टर से, और तब हम आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराएंगे। नोट्स की जो हम इतने प्यार से आपके नोट्स बनाते हैं उसकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराएंगे। हर टॉपिक का एक पीडीएफ होगा, है ना। तो आने वाले टाइम के लिए हमें अभी से फॉलो कीजिए, आगे आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप बाकी के पार्ट्स को चेक कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। पिन कमेंट आपको मिल ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका।